गाइस, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी बचपन में या अभी कहीं कि रात के अंधेरे में अगर तुम्हें कोई पीछे से आवाज लगाए तो उसे कभी पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें बुला नहीं रहा हो, वो तुम्हें अपने आसपास बुला रहा हो। और ये जो कहावत है ना, ये कहावत आज की हमारी कहानी के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेट करती है। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावनी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आज की कहानी हमारी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है। मिस्टीरियस इसीलिए क्योंकि जिसके साथ ये हादसा हुआ, जिसके साथ ये घटना घटी, वो आज तक भी इसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। वो आज तक समझ ही नहीं पाया उसके साथ ये हुआ क्या है। आज भी उसके लिए इस कहानी की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। लेकिन आई होप जब आप इस स्टोरी को एंड तक सुन लोगे तो शायद आप इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाओ, शायद कोई सोल्यूशन आप दे पाओ। गाइस, आज की कहानी हमारे देश के उस कोने की कहानी है जिसे लोग लिटरली जन्नत बुलाते हैं, जन्नत। कुछ लोगों ने तो इसको गैस भी कर लिया होगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी गैस कर लिया था वो कमेंट में लिखकर बताना। जी हाँ, सही समझे आपने सही गैस किया है। ये कहानी हमारी एग्जिस्ट करने वाली है कश्मीर में। आज की कहानी ऐसे शख्स की कहानी है जो कश्मीर कई सालों के बाद लौट रहा है। इस शख्स का नाम है आसिफ अली। और आसिफ अली के साथ ऐसी हॉरर घटनाएं एक बार नहीं कई बार घटी हैं, बार बार घटी हैं। और आप उसी खौफ उसी डर को आप भी महसूस कर पाओगे जैसे जैसे आसिफ अली की कहानी को एक्सप्लोर करोगे। एक बार नहीं कई बार, बार बार। चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए इस खौफ और डर की कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में हमारे कैरेक्टर का नाम आसिफ अली है। तो आसिफ अली, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी, वो अमेरिका से इंडिया की तरफ आ रहा है अपने माता पिता से मिलने के लिए। आसिफ कई साल बाद अपने माँ बाप से मिलने वाला था, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि कई साल पहले ही आसिफ आउट ऑफ इंडिया चला गया था। जस्ट बिकॉज आसिफ आउट ऑफ इंडिया से ही अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता था। आसिफ अली का बचपन से ये सपना रहा था कि वो अमेरिका में जाकर स्टडी कंप्लीट करे, वहीं से पढ़ाई करे। और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस भी इतनी थी कि वो उसे अमेरिका भेज सकते थे। तो वो करीब 20 साल पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो गया था। यानी कि 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल के बाद आसिफ अली अपने माता पिता से मिलने कश्मीर आ रहा है। एक्चुअली आसिफ अमेरिका से इंडिया घूमने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो इसलिए आया है क्योंकि उसके पास एक दिन एक कॉल आया था जिसमें उसकी माता ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता की तबीयत काफी खराब है। तो आसिफ ने सोचा अब ज्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अमेरिका में काफी बड़ा उसका बिजनेस सेटअप है, तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। 5 to 6 डेज के लिए ही अमेरिका से इंडिया आया है। अब आसिफ जैसे कश्मीर में एंटर हुआ, उसने नोटिस किया कि कश्मीर अब काफी चेंज हो चुका है, काफी डेवलप हो चुका है। जैसा वो 20 साल पहले छोड़कर गया था कश्मीर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और बातें भी चल रही हैं। जैसे वो सोच रहा है कि 20 साल पहले जैसा मैं अपना घर छोड़कर गया था, क्या वो अब भी वैसा ही होगा? क्या उसमें कोई चेंज आया होगा? क्या मेरे जो पुराने दोस्त थे वो अभी मुझे वहीं मिलेंगे? जैसे हम पहले चाय पिया करते थे, हम सब दोस्त मिलकर मस्ती किया करते थे, स्कूल जाया करते थे, वो सब चीजें सेम होंगी या नहीं होंगी? तो वो गाड़ी में बैठा हुआ है, कैब उसने की हुई थी, कैब में जा रहा था वो। तो उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं कि क्या चेंज आया होगा, क्योंकि कश्मीर में तो काफी उसने चेंज देख लिया था जैसे वो एंटर किया था। लेकिन जब वो अपने मोहल्ले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कश्मीर में तो चेंज आया है, लेकिन उसके मोहल्ले में कोई चेंज नहीं आया। वो आज भी ऐसा ही है जैसा 20 साल पहले था। अब कैब लगातार उसके घर की तरफ जा रही है। ज्यादा डिस्टेंस अब रह नहीं गया उसके घर तक पहुंचने में कैब को। तभी आसिफ कार की खिड़की के बाहर उस दुकान को देखता है जिससे वो बचपन में बिस्किट चॉकलेट लिया करता था। वो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन आज उस दुकान को उस दुकानदार की जगह उसका बेटा चला रहा है। ये देखकर आसिफ को काफी अच्छा लगता है। अब फाइनली आसिफ की कैब उसके घर पहुंच जाती है। वो ऑटोमेटिक पे कर चुका था, देन कैब वाला उसको ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। अब आसिफ काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो सीधा जाता है और नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। आसिफ दोबारा तेजी से नॉक करता है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब ऐसा आसिफ 3-4 बार करता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। अब वहाँ पर काफी लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। वो सभी लोग आसिफ को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि आसिफ इस मोहल्ले का पहला ऐसा लड़का था जो इस छोटे मोहल्ले से अमेरिका पढ़ने गया था। तो सभी लोग आसिफ को जानते थे, ये भी जानते थे कि ये कितनी रिच फैमिली है। सभी लोग आसिफ के बारे में वाकिफ थे कि ये कोई लड़का है जो इस मोहल्ले से अमेरिका पढ़ने गया है। तो आसिफ काफी अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, इतने सारे लोगों से एक साथ घूर रहे हैं, उसी की तरफ देख रहे हैं। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो नॉक नहीं करेगा, अब वो शाम को आएगा। अब आसिफ घर से जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है, और आसिफ जैसे पीछे मुड़ता है एकदम से अचानक से गेट खुलने की आवाज आती है। वो गेट अचानक से खुल जाता है। आसिफ को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है कि मैं इतनी देर से गेट खटखटा रहा था, तब तो गेट नहीं खुला और अब अचानक गेट खुल गया। लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो अमेरिका में रहा था, तो वो भूत प्रेत इन चीजों पे नहीं मानता। आसिफ की सोच काफी मॉडर्न है और वहां से फिर अपना सामान लेकर अंदर एंटर करता है। और जैसे ही आसिफ अंदर एंटर करता है, वो 2-3 आवाजें अपनी माँ को लगाता है। पहले तो कोई आवाज नहीं आती, लेकिन फिर दूसरी तरफ से आसिफ को आवाज सुनाई देती है। वो आवाज आ रही थी फर्स्ट फ्लोर से।
वो भागते हुए फर्स्ट फ्लोर पे जाता है और देखता है उसकी माँ उसके पिता के साइड में बैठी हुई है और रो रही है, और उसके माता पिता दोनों की हालत थोड़ी सी खराब है, बीमार है दोनों ही। लेकिन इस हालत में भी आसिफ की माँ आसिफ को गले लगा लेती है और रोने लगती है। अब आसिफ को अंदर अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा है कि उसे 20 साल पहले अपने माता पिता को छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा बहुत खुश भी है कि चलो फाइनली कुछ टाइम के लिए वो अपने माता पिता के साथ रहेगा। लेकिन अभी आसिफ को कोई आइडिया नहीं था उसकी पहली रात इस घर में उसकी सबसे खौफनाक रात होने वाली है। अब करीब रात के 9 बज जाते हैं और आसिफ की माँ आसिफ को बोलते हैं कि पानी भरकर ले आओ। तो आसिफ पानी भरने के लिए नीचे वाले फ्लोर पर आया है। अब आसिफ पानी भर ही रहा है कि अचानक उसे खिड़कियों से आवाज आने लगती है। पहले वो इस आवाज को इग्नोर करता है, लेकिन फिर वो आवाज एक खिड़की से दूसरी खिड़की की तरफ जा रही थी। अब वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाता, तो अब आसिफ खिड़की की तरफ ध्यान से देखता है। वो देखता है कि 2 हाथों के निशान खिड़कियों पर छपे हुए हैं और वो काफी हॉरर साउंड कर रहे थे। अब आसिफ थोड़ा और ध्यान से खिड़की की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि कोई तो शख्स है, कोई तो है जो बाहर से अंदर की तरफ झांक रहा है। और फिर आसिफ सारी खिड़कियों की तरफ देखता है तो वही निशान हर खिड़की पर थे। अब आसिफ ये देखकर पूरी तरह डर जाता है। उसके हाथ में जो बोतल थी वो नीचे छूट जाती है और वो सीधा भागते हुए फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है। अब अगली सुबह हो जाती है और अगली सुबह आसिफ अपनी माँ से ये सब डिस्कस करता है कि माँ कल रात ऐसे हुआ था कि मेरे को कुछ आवाजें आई, उसके बाद मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ निशान बने हुए थे। तो उसकी माँ बताती है, बेटा हमारे मोहल्ले में एक आदमी था जिसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो वो आदमी ऐसी हरकतें करता है, पागलों वाली हरकतें करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तब आसिफ को थोड़ा रिलीफ फील होता है। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं। इवन अगली रात को आसिफ उस आदमी को सर्च करने के लिए बाहर भी जाता है कि कौन है वो आदमी, लेकिन उसे वो आदमी कहीं नहीं दिखता। अब आसिफ काफी टाइम के बाद कश्मीर आया था तो उसके पास एक पार्टी का इनविटेशन आता है उसी के दोस्त का। तो वो अपने माता पिता से बोलता है कि मैं इस पार्टी में जाने वाला हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो उसके पिता उसे एक क्लियरली वार्निंग देते हैं। वो बोलते हैं, बेटा कुछ भी हो जाए रात के 12 बजे से पहले घर आ जाना। तो आसिफ उन्हें टोकते हुए बोलता है, क्या आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ और आप पहले से ऐसी अपशकुन वाली बातें कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा 12 बजे से पहले पहले। और आसिफ पार्टी में चला जाता है। उसके बाद आसिफ जब पार्टी में पहुंचता है ना तो पार्टी थोड़ा लंबी चलती है और करीब रात के 1 बज जाते हैं। मतलब वो अपने टाइम से लेट हो गया था। और तभी उसके पास एक उसका दोस्त आता है। वो कहता है कि तुम गए नहीं अभी तक। तो आसिफ कहता है कोई बात नहीं, पार्टी चल रही है और इस तरीके से मैं पार्टी बीच में छोड़कर चला जाऊंगा तो शायद इन लोगों को बुरा न लग जाए। वो आदमी उसका पुराना दोस्त ही होता है। तो वो कहता है उससे, देखो अब तुम या तो सुबह चले जाना वरना इस टाइम पर जाना सेफ नहीं है। देखो तुम जिस रास्ते से जाने वाले हो उसमें एक ब्रिज पड़ता है, उस ब्रिज का नाम है गोकडल ब्रिज और उस ब्रिज का एक बहुत पुराना खौफनाक और डरावना इतिहास है। आसिफ कहा जाता है कि 1990 में उस ब्रिज पर एक ही रात में 50 लोगों की मौत हो गई थी। अब लोग ये मानते हैं, ये कहते हैं कि जिन 50 लोगों की उस ब्रिज पर मौत हुई थी उनकी आत्माएं आज भी उस ब्रिज के आसपास भटकती हैं, उस ब्रिज पर भटकती हैं। और जो कोई भी आधी रात में उस ब्रिज से गुजरता है उसे उन आत्माओं की आवाज सुनाई देती है। वो उन आत्माओं की प्रेजेंस को फील कर सकता है। आई नो यार, तू इन सब बातों में नहीं मानता है, तेरी सोच बहुत मॉडर्न है, तू अमेरिका से पढ़ के आया है। लेकिन मेरे दोस्त मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, देख तेरा सामना अगर किसी इंसान से हो गया तो तू हो सकता है उससे लड़ ले, लेकिन अगर तेरा सामना किसी प्रेत से हो गया उस ब्रिज के ऊपर तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ यार, बहुत रात हो गई है, तेरा ही घर है, तू कल सुबह चले जाना। तो आसिफ बहुत तेज तेज हंसने लगता है और अपने दोस्त से बोलता है, यार तू बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, इतनी टेंशन मत ले, मेरे को कुछ नहीं होगा और मेरे को अभी निकलना पड़ेगा, माँ घर पर अकेली होंगी तो यार अभी मेरे को जाना पड़ेगा। अब आसिफ अपने घर जाने के लिए थोड़ी स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा है और करीब करीब रात के 3 बजने वाले होंगे। वो जस्ट अभी एंटर ही करने वाला है ब्रिज का, उसे गेट दिख रहा है दूर से, जहाँ से ब्रिज की एंट्री होती है वहां से उसे वो एंट्री पॉइंट दिख रहा है। तभी वो देखता है कि ब्रिज के कोने में ना एक छोटी बच्ची खड़ी हुई है और वो रो रही है। ये देखकर आसिफ ना थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि यार रात के 3 बज रहे हैं, इतनी सुनसान जगह है और एक छोटी बच्ची ब्रिज के नीचे खड़े होकर रो क्यों रही है। फिर आसिफ को 1 सेकंड को लगा कि ये कोई प्रेत आत्मा हो सकती है, लेकिन आसिफ अपने असूलों का पक्का था। उसे लगा ये भूत प्रेत पिशाच आत्माएं ये सिर्फ कहानियों में होती है, मनगढ़ंत बातें होती है, ये सिर्फ लोग आपस में फैला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कार से उतरकर इस लड़की की मदद कर देता हूँ। वो अभी सोच ही रहा था गाड़ी रोकने की, लेकिन गाइस आप सबको पता है जब आधी रात के 3 बज रहे हैं, रास्ता सुनसान है, वीरान है, अंधेरा है और ऐसे में आपकी मुलाकात किसी से हो जाती है तो वो इंसान है या कोई प्रेत आत्मा आप समझ नहीं पाओगे। अब आसिफ ने पक्का मन बना लिया था कि वो गाड़ी रोक देगा और उसने ऐसा ही किया, उसने गाड़ी रोक दी। अब वो जो बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी ना आसिफ को, वो अचानक से बंद हो जाती है।
एंड अब आसिफ को महसूस हो रहा था कि कोई तो अब उसकी गाड़ी की तरफ आ रहा है। उसे कदमों की आवाज महसूस हो रही थी। आसिफ थोड़ा डरा हुआ तो है, लेकिन वो इंटरनली कहीं ना कहीं स्ट्रोंग है। उसने ना एकदम से गाड़ी की खिड़की नीचे की और देखा कि कौन है बाहर। तो उसने देखा एक छोटी बच्ची उसकी गाड़ी के जस्ट बाहर खड़ी है। अब आसिफ अपनी कार से बाहर निकलता है और सीधा उस लड़की के पास पहुंचता है और उस लड़की से पूछता है, बेटा क्या हुआ, तुम आधी रात को यहाँ पर रो क्यों रही थी? तो वो लड़की सामने से जवाब देती है कि मेरे को मेरे मॉम डैड नहीं मिल रहे अंकल, मैं बहुत टाइम से उन्हें ढूंढ रही हूँ। उनकी आवाज जरूर मुझे आती रहती है, वो मुझे आवाज लगाते रहते हैं। फिर आसिफ ने पूछा, बेटा तुम्हें आवाज कहाँ से आती है, मुझे बताओ जरा। तो उस लड़की ने अपनी उंगली से एक तालाब की तरफ इशारा किया। वो तालाब ब्रिज से एकदम टच था, लगा हुआ था। आसिफ और वो लड़की तालाब की तरफ गए और जैसे ही आसिफ तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि तालाब के अंदर 2 डेड बॉडीज तैर रही हैं। उन 2 डेड बॉडीज को रात के 3 बजे तालाब के ऊपर देखकर आसिफ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया, थोड़ा सा डर भी गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। रात के 3 बज रहे हैं, चारों तरफ वीराना है। एक बच्ची जो कॉर्नर में रो रही थी सड़क के, उसके साथ आसिफ एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है और सामने 2 डेड बॉडीज तैर रही है। तो आसिफ बहुत ही ज्यादा डर चुका था इस समय पे ना। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो अब आसिफ डिसाइड करता है कि वो इन 2 डेड बॉडीज को बाहर निकालेगा और वो अपने कपड़े वपड़े उतार कर जस्ट तालाब में कूदने ही वाला होता है। अचानक वो जो लड़की खड़ी हुई थी ना उसके पास, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आसिफ का हाथ वो लड़की पकड़ लेती है और वो लड़की बोलती है, आप इन दोनों की तो मदद कर दोगे, लेकिन बाकियों का क्या? आसिफ कहता है, क्या बोल रही हो? तो वो लड़की दोबारा से उसी तालाब की तरफ इशारा करती है और इस बार 2 नहीं 50 डेड बॉडीज वहां पर थी। अब आसिफ देखता है उन डेड बॉडीज को और वो समझ जाता है ये लड़की, ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है ना, ये रियल नहीं है, ये कुछ ना कुछ अलग है, ये रियल नहीं हो सकता। वो समझ जाता है ये लड़की प्रेत आत्मा है और वहां पर सब कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक हो चुका था। आसिफ बहुत ही तेजी से उस लड़की का हाथ झटक देता है और बहुत ही तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। और जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर वो बैठता है, पहले तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती, बड़ी मुश्किल से उसकी गाड़ी स्टार्ट होती है। और जब वो ब्रिज को पार कर रहा होता है ना, तो वो देखता है ब्रिज पर खून ही खून है, चारों तरफ खून है, खून हर तरफ खून, खून ही खून है। तो वो अपनी गाड़ी को वहां से बड़ी मुश्किल से निकाल लेता है और अब वो अपने घर पहुंच चुका है। बेसिकली बहुत डरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। तो जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो वो बहुत तेजी से नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। वो बार बार नॉक कर रहा होता है, बार बार बहुत तेजी से नॉक कर रहा होता है। रात के करीब 4 बज रहे होते हैं। कश्मीर में कितनी ज्यादा सर्दी होती है। तो वो देखता है एक आदमी ना सामने से चलकर आ रहा है और ये वही आदमी है जो इसने वहां खिड़की पर देखा था, वो जो पहली रात को इंसिडेंट हुआ था। तो आसिफ एकदम से उसे पकड़ लेता है। अब की बार ना आसिफ उसे कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। आसिफ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ये क्या हरकतें करते रहते हो? मेरे माता पिता अंदर रहते हैं यार, तुम ऐसे खिड़की से झांकते रहते हो, क्या हरकत है ये? देखो मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो वो आदमी कहता है, कैसी बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो आप? अंदर तो कोई भी नहीं रहता है। और सुनो, फिर वो आदमी भी थोड़ा समझ जाता है सिचुएशंस को। तो वो आदमी आसिफ को अपने घर लेकर जाता है। वो दोनों आपस बैठते हैं वहां पर। तो वो आदमी जो है ना आसिफ को अपने सामने बैठा लेता है और सारी बात समझाता है। वो कहता है, आप जिन माता पिता की बात कर रहे हो ना, वो 20 साल पहले ही मर चुके हैं। आसिफ मानने को तैयार नहीं था ये सब बातें, लेकिन ये सच था कि उसकी माता पिता की डेथ 20 साल पहले ही हो चुकी थी। तो आसिफ पूछता है, मेरे माता पिता की डेथ कैसे हुई? तो वो आदमी उसे बताता है कि आज से 20 साल पहले यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसपे क्रोकोडाइल ब्रिज पे 50 लोग मारे गए थे, उसी में तुम्हारे माता पिता भी थे। तो आसिफ पूरा शॉक्ड हो जाता है कि कहीं मैंने वो जो 2 डेड बॉडीज क्रोकोडाइल ब्रिज पर देखी थी वो मेरे माता पिता की थी। और सचमुच वो जो 2 डेड बॉडीज थी ना, वो आसिफ के माता पिता की थी। तो वो आदमी आसिफ को एक बात क्लियरली समझाता है, देखो आसिफ, अभी जो तुम फील कर रहे हो ना अपने माता पिता की प्रेजेंस, वो इसीलिए फील कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हें बार बार याद कर रहे थे। उनकी कोई अधूरी इच्छा थी तुमसे मिलने की, और अब तुमसे मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा जीवित फील कर रहे हैं। ये सही नहीं है। आसिफ समझ जाता है सारी बातें। आसिफ वहां पर वापस जाता ही नहीं है उस घर में, और अगले दिन सीधा वो जाता है दिल्ली। वहां पे होटल करता है, पहले कुछ दिन होटल में रुकता है और फिर वापस न्यूयॉर्क चला जाता है। तो गाइस ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब आप कमेंट में बताना आपको वीडियो का कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा लगा।